बैक अगेन टू टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस। मैं हूँ पूजा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की हमारी जो ये डेली लाइव क्लास होती है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की जो क्लास है हमारी वो आपका पीजीआई का पेपर सॉल्यूशन है। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमारी टीम के पास में आए थे आप लोगों के थ्रू, तो वही क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि भाई आप लोग भी क्या करें। जिन्होंने भी पेपर दिया है, आप नोटबुक लेके बैठ जाइए, अपनी अपनी क्वेश्चन और आंसर जो है वो लिखते जाइए, ताकि जब भी हम लोग हमारी आंसर की आएगी और अभी भी आपको थोड़ा एनालिसिस में हेल्प मिल जाएगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल क्लास होगी, क्लास चालू हो गई है, फटाफट से जाएँ एक बार सभी के साथ शेयर करके आ जाइए क्लास हमारी, ठीक है ना? हुँ, चलिए, तो देखो क्लास से पहले आपको पता है ही अपना बुक और हमारी अपनी टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ठीक है? संकल्प वाली जो टेस्ट सीरीज़ है अपनी और अपनी जो किताब है, वही देखो किताब के बारे में तो तुमको पता है ही। ऑर्डर करने का तरीका है अपना सपोर्ट नंबर या वेबसाइट जो है अपनी, वहाँ पे भी जा सकते हो या फिर डेमो पीडीएफ के लिए सपोर्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? प्राइस आपको पता है, ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी है। एक ई ज़्यादा ही लगा दिया मैंने, भी फ्री दे दिया आपको एक ई, है ना? आंसर की नहीं आती है तो चलो, मतलब वो एम्स की तरह मेहरबान हो रहे हैं हमारे ऊपर। तो एटलीस्ट आपका ये है ना कि हम लोग एक ऑलमोस्ट आंसर रख सकते हैं अपने पास में कि ये करेक्ट होगा, ठीक है? कंपेयर करने के लिए या डाउट अगर आप लगाते हो, डाउट ओपनिंग की विंडो आती है तो, ठीक है? चलिए, बुक के बारे में आपको पता है ही। देखो अपनी जो लैब टेक्नीशियन की जो टेस्ट सीरीज़ है ये संकल्प वाली, इसके बारे में भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। 25 टेस्ट पेपर इसमें आपको देखने को मिलेंगे, बाइलिंगुअल है, सॉल्यूशन है, लाइव रैंक इसमें जब ये लाइव चली थी तब थी, 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, प्राइस है आपका 299। परचेज़ करने के लिए आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, ठीक है? जिन लोगों ने पीजीआई का पेपर दे दिया भाई आराम से नहीं बैठना है, अभी एम्स बाकी है, बीएसएफ बाकी है ना? बहुत सारे बड़े एग्ज़ाम बाकी हैं अपने। चलिए, अरे पहले क्वेश्चन तो देख लें। नहीं आता है आंसर की, देखो क्या है कि ये सब बोर्ड पे है ना? पहले जैसे एम्स भी पहले खुद की देता ही था आंसर की, बाद में उन्होंने बंद कर दी है। बाकी मेरा जनरल स्टेटमेंट ये है कि देनी चाहिए आंसर की, क्योंकि वो हेल्पफुल हो जाती है ना आपके लिए। चलो आंसर की नहीं तो सेल्फ एनालिसिस में काम आ जाएँगे भाई, क्या दिक्कत है? चलिए, तो पहला सवाल है हमारा, रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर सर्वाइकल सैंपल, ठीक है? सर्वाइकल सैंपल के लिए कौन सा रिपोर्टिंग सिस्टम अपन लोग काम में लेते हैं? सर्वाइकल साइटोलॉजी इज रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है? ऑप्शंस है हमारे पास में, पेपेनिकुलाओ, थिन ग्रेडिंग, बेचसेडा सिस्टम या फिर फीगो स्टेजिंग। नहीं रखे। बताइए भाई। हालांकि काफी सारे बच्चों ने देख लिए होंगे मेरे हिसाब से। कल के जो हमारी जैसे जनरल जो होती है ना, जब जनरल डिस्कशन चलता रहता है बच्चों का सबका अपना-अपना। चलिए, तो सभी का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास में आंसर आ गया है ना? अब क्या और क्यों पे बात कर लेते हैं, तो देखो सबका करेक्ट है ऑलमोस्ट कि सी बेडसेडर जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे चलाना है उसको? कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बेडसेडा। देखो बाकी के बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं कि पेपेनिकुलाओ हम लोग पहले काम में लेते थे, तो ये ओल्डर वाला है हमारा, ठीक है? ओल्डर जो सिस्टम था, ठीक है? रिपोर्टिंग के लिए साइटोलॉजिकल सिमियर्स के लिए वो था। सिन ग्रेडिंग जो है आपका, सिन ग्रेडिंग आपके आता है सर्वाइकल जो कैंसर है हमारा, सर्वाइकल कैंसर के लिए हम लोग ग्रेडिंग में काम में लेते हैं, ना कि सारे साइटोलॉजिकल सैंपल्स के लिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फीगो जो स्टेजिंग है, फीगो स्टेजिंग ये आपका चलता है फेडरेशन इंटरनेशनल
फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्राइटिस, ये प्रॉपर उसके लिए चलता है हमारा, ठीक है। देखो, यहाँ पे बात हो रही है आपके सर्वाइकल सैंपल्स की, और जो सिन ग्रेडिंग है उसमें सर्वाइकल कैंसर के जो स्मीयर्स हैं उनकी डायग्नोसिस, रिसर्च सारे वाले करते हो आप। तो एक जर्नल जैसे अगर हम लोग कर रहे हैं ना, रूटीन में भी जो हम लोग काम में ले रहे हैं, उसमें बेडसेडा सिस्टम जो है आपका, उसको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, बाकी अपन देख लेंगे, और अगर इनकेस कभी चेंजेस होते हैं तो उसके हिसाब से बात कर लेंगे क्या और क्यों है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एसडीएस पेज डील्स विद, एसडीएस पेज जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का हमारी टाइप है, किससे डील करती है? चार्ज, मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी या आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट? देखो, एसडीएस पेज की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का टाइप है, किस में काम में लेते हैं हम एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस? बेसिकली हम लोग एचआईवी में काम में लेते हैं इसको सबसे ज़्यादा, ठीक है। एचआईवी के जितने भी हमारे एंटीजन हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, एक बैंड डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये किससे डील करती है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा एसडीएस पेज का मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, ठीक है। मतलब होता ये है कि ये प्रोटीन जो होता है आपका, प्रोटीन का जो सेपरेशन होता है ना, प्रोटीन सेपरेशन ये करती है आपके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे जब भाई एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हो आप एचआईवी में भी, तो एक बैंड फॉर्मेशन होती है जिसमें सारे एचआईवी के प्रोटीन आपके बैंड में आते हैं, GB120, 160, P24, है ना, सारे एक बैंड में आते हैं आपके पास में। तो वो सेपरेट किस बेसिस पे होते हैं? मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे होते हैं, ठीक है। बात करें हम लोग चार्ज की, तो चार्ज के बेसिस पे कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से ये उस हिसाब से नहीं चलती है। मेन इसका जो पर्पस है, मेन प्रिंसिपल है, वो मॉलिक्यूलर वेट पे चलता है, तो चार्ज नहीं होगा हमारा। डेंसिटी जो चीज़ है वो भी यहाँ पे कोरिलेट नहीं करती है। आइसो इलेक्ट्रिकल जो पॉइंट है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट से ये डायरेक्ट डील नहीं करती है, ठीक है। रादर आइसो इलेक्ट्रिकल टारगेटिंग जो होती है ना, रिड्यूसिंग जो होती है, उस पे ये डील करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट के। भाई सीधी सी बात है, डील्स विद करती है, बेसिक प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में हम जब भी चलेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट हमारी प्रायोरिटी हो जाएगी, ठीक है। सही है, यहाँ से क्लियर है? हाँ, चलिए। देखो, बोथ वाली चीज़ यहाँ पे मेरे को मिली नहीं है ऑप्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बोथ आंसर कैसे कर सकती हूँ, है ना? हमें अभी एक ही चूज़ करना है, तो उसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर वेट अपना सही है। हाँ, अगर बोथ का ऑप्शन होता तो अपन आइसो इलेक्ट्रिक को कंसीडर कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ लैब टेक्नीशियन एक्सेप्ट, लैब टेक्नीशियन के क्या-क्या भाई आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं? एक स्टेटमेंट को आपको एलिमिनेट करना है। ऑप्शन है हमारे पास में, मेंटेनिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मेंटेन करना, इन्वेंटरी मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करना, या परफॉर्मिंग डेली किट टेस्ट इंटरप्रिटेशन, या डेली किट टेस्ट इंटरप्रेट करना। चलिए, देखा, ऐसी कंफ्यूजन के हिसाब से मैं कह रही थी कि उनको आंसर की देनी चाहिए। भाई आंसर की से ऐसा तो हो नहीं रहा कि कोई जादू या चमत्कार हो रहा है हमारे पास में, बट ऐसा होता है ना कि क्वेश्चंस के आंसर्स हमें क्लियर हो जाते हैं कि बोर्ड किस बेसिस पे चीज़ों को सही बता रहा है, थ्योरेटिकल बेसिस पे बता रहा है, प्रैक्टिकल बेसिस पे बता रहा है, प्रायोरिटी बेसिस पे बता रहा है, या खुद के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बता रहा है, ठीक है। चलिए, लैब टेक्नीशियन के देखो, इक्विपमेंट मेंटेन करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है, बिल्कुल होती है। इन्वेंटरी मेंटेन करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है, बिल्कुल होती है। क्वालिटी मेंटेन करना भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन डेली किट टेस्ट परफ़ॉर्म करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्यों नहीं होती है? कि
किट टेस्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपको एक बार सेट करना है। क्या सेट करना है? बार सेट करना है। भाई आपने देखा होगा हर जगह, हर लेबोरेटरी की अपने जो उनके फ्लो साइटोमीटर्स जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका एक फिक्स बार होता है कि उससे नीचे जो है ना, वो आपके रिजल्ट को नेगेटिव या एब्नॉर्मल बता देगी। क्लियर है? मतलब कि क्या हो रहा है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग सीबीसी ले लेते हैं। तो सीबीसी का जो हमारा एनालाइज़र होता है उसमें आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी रिज़ल्ट आता है तो जो लो मार्जिन्स होती हैं, कुछ मार्जिन्स को वो बोल्ड कर देता है, ठीक है? कुछ मार्जिन्स को वो क्या कर देता है? बोल्ड कर देता है। तो वो बोल्ड मार्जिन सेट कैसे की? कि कितने से कम हीमोग्लोबिन को वो एब्नॉर्मल मान रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये आपके किट टेस्ट इंटरप्रिटेशन से होता है और किट टेस्ट इंटरप्रिटेशन जो है वो आपके पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है? पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? बार जो सेट होती है ना? बार जो सेट होती है वो पैथोलॉजिस्ट सेट करके जाता है कि भाई ये मशीन है, तो इस मशीन में 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम हीमोग्लोबिन आएगा, तो मैं उसको क्या मानूँगा? नेगेटिव कंसीडर करूँगा, ठीक है? तो वो अपने हिसाब से बार सेट करके जाते हैं कि इतने हज़ार अगर डब्ल्यूबीसी आ रही है, प्लेटलेट आ रही है, इतने लाख पे आरबीसी आ रही है, तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे। तो वो सब उनके ऊपर होता है। आरडीडब्ल्यू के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके, है ना? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट का जो भी परसेंटेज होता है, सब कुछ किट बेस पे आपका चलता है। इन्वेंटरी कैसे करेंगे? तो देखिए, इक्विपमेंट मेंटेन करना आपका काम है, ठीक है? हर बार हम लोग क्यूसी लगाते हैं, है ना? इन्वेंटरी मेंटेनेंस भी हमारा ही काम होता है कि भई मेरे पास 10 बॉक्स तो डेंगू की किट के पड़े हैं, 15 बॉक्स इसके पड़े हैं, तो इन्वेंटरी मेंटेनेंस आपका ही काम है, ठीक है? फिर आप क्या करते हो, ये इन्वेंटरी मेंटेन करके स्टैंडर्ड लैबोरेटरीज़ के अंदर इन्वेंटरी मेंटेन करके आप रजिस्टर मेंटेन करते हो, उसमें मेंशन करते हो, ठीक है? जब भी आपके क्या होता है, ऑडिट्स होती हैं हर क्वार्टरली बेसिस पे, है ना? या एनुअल बेसिस पे हर 6 महीने में, साल भर में, मतलब यूजुअली हर 4 महीने में होती है ना? 4 3 से 4 महीने में। तो जब भी आपकी क्या होती है ऑडिट होती है तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि इतना हमारे पास में आया था। भई जब आपके पास में आते हैं रिएजेंट्स आते हैं तो स्कैन भी आप ही करवाते हो, मशीन में भी आप ही लगवाते हो, है ना? रखवाते भी आप हो, उन पे एक्सपायरी भी आप ही लिखते हो, ये सब काम लैब टेक्नीशियन के ही होते हैं। है ना? ये भी आपका इन्वेंटरी मेंटेनेंस भी आपका ही काम है, ड्यूटी है आपकी, है ना? ठीक है, फिर कितने बॉक्स खत्म हो गए तो आपको ऑडिट में बताना पड़ता है, फिर ऑडिट एक्सपेंसेस में जोड़ती है वो चीज़ कि लैब लास्ट ईयर में इतना टर्नओवर कर रही थी, अभी इतना कर रही है, सीनियर्स को रिपोर्ट करना, ये सब आपका काम होता है। तो इन्वेंटरी मेंटेनेंस बिल्कुल हमारा काम है, ठीक है? चलें आगे? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, टीडी मार्कर फॉर बी सेल। टीडी मार्कर बी सेल के लिए कौन-सा होता है? ऑप्शन है CD3, 19, 8 एंड 56। हाँ, बी सेल के लिए मार्कर पूछ रहे हैं अपन। बताइए। ठीक है, 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न देखने को मिल रही है थोड़ी। चलिए, ठीक है। तो अभी बता देते हैं, कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं, ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CD19। CD19 होता है आपका बी सेल के लिए, ठीक है? और CD3 होता है आपका टी सेल के लिए, है ना? CD8 भी होता है आपका टी सेल के लिए। टी सेल सप्रेसिव के लिए भी हो सकता है ये, सप्रेसर जो सेल होती है उसके लिए भी, या फिर आपकी साइटोटॉक्सिक जो होती हैं, उसके लिए भी होता है, ठीक है? CD56 जो होता है आपका, CD56 जो मार्कर होता है आपका वो होता है 56 होता है आपका सर्वाइकल, सर्वाइकल के लिए होता है यस, मेरे को याद नहीं आ रहा CD56 का अभी, है ना? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना? हुँ, देखो टी सेल में वेरिएंट हैं आपके पास में, टी हेल्पर भी है। ओके, 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 आई गॉट इट नाउ। 56 जो है ना हमारा,
ये तो है आपका टी सेल के लिए। 56 होता है आपका नेचुरल किलर सेल्स होती है ना उनके लिए, ठीक है? ईडी 56 होता है आपका नेचुरल किलर सेल्स के लिए। क्लियर है? चलें आगे? चलिए, तो इनको थोड़ा-सा स्पीड अप करना पड़ेगा और आप लोगों को भी एक बार आप जाएँ, क्लास को शेयर करके आएँ, है ना? और देखो गलत भी अगर बता रहे हो लेकिन आंसर करो, है ना? आंसर करो, बिना आंसर करे अपना काम नहीं चलेगा, नई चीज़ें आपको याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल टेस्ट आर फॉर बाइल पिगमेंट। ये सभी टेस्ट बाइल पिगमेंट के लिए किए जाते हैं, कौन-सा नहीं किया जा रहा है बाइल पिगमेंट के लिए? एक एलिमिनेट करना है, ऑप्शन है अल्ड्रिच, फॉचेट्स, हेज़ और गेमेलिन। ये तो मेरे हिसाब से बहुत आसान होगा, बिल्कुल शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं ये, है ना? हुँ, हुँ। बहुत ही आसान है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन इसके ऊपर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेज़ टेस्ट जो होता है, वो किसके डिटेक्शन में काम आता है आपके? बाइल सॉल्ट्स के डिटेक्शन में काम आता है, क्या काम आता है? हेज़, ठीक है? हेज़ आपका बाइल सॉल्ट में काम आता है, बाकी सारे आपके पिगमेंट में काम आते हैं। क्लियर है? चलें आगे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में सुपरवाइटल या सुपरवाइटल स्टेन इन G6PD डेफिशिएंसी शो। अगर G6PD डेफिशिएंसी में हम लोग सुपरवाइटल स्टेनिंग करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत बार अपन ने अपनी क्लास में कराया है, पहले वाली जितनी भी अपनी हुई हैं। हेन्स बॉडीज़, होवल जोल्स बॉडीज़, पेपेनहाइमर बॉडीज़ या कैबॉट रिंग्स? बता दीजिए, बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से। G6PD देखते ही अगर आपको एब्नॉर्मल बॉडीज़ दिख रही हैं तो आप मेरे हिसाब से आप शायद एलिमिनेट कर सकते हो, बहुत ही आसान है ना? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन ज़्यादा, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हेन्स बॉडीज़ एक बिल्कुल अपना सिग्निफिकेंट मार्कर है। हेन्स बॉडीज़ जहाँ पे आपको दिख गई तो वो फॉर श्योर आपका G6PD डेफिशिएंसी में ही आपको दिखाई देगी। क्लियर है? होवल जॉल बॉडी, पेपेनहाइमर और कैबॉट रिंग्स ये किस-किस में दिखाई देती है? बता दो। थोड़ा बहुत तुम्हारा भी तो टेस्ट होना चाहिए ना कि क्या पढ़ते हो? अरे सागर जी कैसे गलत कर रहे हैं आप? थोड़ा ध्यान दीजिए, काफ़ी आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में एंटीकोगुलेंट फॉर ओएफटी। ओएफटी का मतलब है अपना ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ओएफटी के लिए हम लोग कौन सा एंटीकोगुलेंट चॉइस है हमारी? ईडीटीए, हिपेरिन, सोडियम सिट्रेट या फिर फ्लोराइड ऑक्सलेट। काफ़ी आसान, ठीक है? ज़्यादा देखो कुछ टफ हैं तो कुछ हलवा सवाल भी हैं, है ना? बहुत बढ़िया। हिपेरिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हिपेरिन जो है हमारा हिपेरिन क्या है? लेस इंटरफेरेंस देता है। ये भाई दूसरों के काम में टाँग नहीं अड़ाता, लेस इंटरफेरेंस देता है, तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जब भी हमें चेक करनी है तो जितना लेस इंटरफेरेंस होगा उतना बढ़िया आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट है तो ऑलमोस्ट सिमिलर नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा टेस्टिंग के लिए। ठीक है? चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ल्यूकोसाइट मार्कर। डब्ल्यूबीसी के लिए मार्कर पूछ लिया है भाई। देखो मार्कर पे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, मार्कर्स याद रखिए, है ना? CD19, 34, 45, 61 बता दो। हुँ, हुँ, जल्दी-जल्दी आंसर कर दो। देखो मैं कहती हूँ गलत अगर आता है गलत भी बताओ। एक बार गलत बताओगे जब वो करेक्ट हो जाएगा तो करेक्ट वाला याद रहेगा ना फिर अपने को, तो गलती नहीं होगी दोबारा। अरे ए कैसे कर रहे हो? ए तो अभी पीछे करके आए हैं अपन। ठीक है। चलिए अब यहाँ से याद रखना मार्कर्स को नोट डाउन करते जाओ, ठीक है? कहीं पे भी आपकी नोटबुक में, नोट्स में जहाँ पे भी आप लिखते हो वहाँ पे साइड में लिख लो ताकि याद रहें, ठीक है? तो CD19 अभी हमने पढ़ा ये होता है हमारा बी सेल के लिए, ठीक? 34 जो होता है आपका करेक्ट आंसर तो देखो अपना सी है। CD45 जो होता है ये होता है आपका ल्यूकोसाइट के लिए, ठीक है?
CD34 होता है अपना स्टेम सेल के लिए, हीमोपोइटिक जो स्टेम सेल होती है ना, स्टेम सेल के लिए होता है अपना 34। 61 जो है वो हमारा होता है हाँ, ये वाला होता है हमारा सर्वाइकल जो सेल्स होती है ना उनके लिए होता है। ये अभी फॉर श्योर नहीं है, मेरे को तो एक बार इसको थोड़ा-सा देख लेना, है ना? CD45 अपना ल्यूकोसाइट के लिए होता है, जिसे एक और नाम से जानते हैं हम, ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन, LCA, ठीक है? हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी मेरे को याद आ गया, ये सर्वाइकल सेल पता नहीं क्यों चल रहा है मेरे दिमाग में, पता नहीं। हाँ, 61 होता है हमारा प्लेटलेट्स के लिए। ये आंसर ने शिवानी ने, थैंक यू सो मच शिवानी, है ना? एंड वेरी गुड, आप अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है? चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, CD45, ठीक है? क्लियर है यहाँ से? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सेंट्रीफ्यूज आइडियल आरपीएम। सेंट्रीफ्यूज के लिए आइडियल आरपीएम क्या होता है? आरपीएम की फुल फॉर्म सभी को पता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है? तो आइडियल सेंट्रीफ्यूगेशन आरपीएम हमारी कितनी होती है? हालाँकि वैरी करती है, ऑलमोस्ट हर टेस्ट के लिए अलग-अलग होती है, बट एक फिक्स जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं हमारे रूटीन के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना? वो कितनी होती है? काफ़ी आसान है मेरे हिसाब से, है ना? ईज़िली कर लेंगे हम लोग। चलिए, सही हुआ था तो सही कर देते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 3000 आरपीएम सबसे कॉमन है, 500 और 1000 टू लो है, ठीक है? इतनी कम काम में नहीं लेते हैं। 6000 जो है वो टू हाई है, ठीक है? इतनी ज़्यादा हम लोग काम में नहीं लेते हैं, अनलेस अगर हमारे टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये होती है कि आरपीएम की जो स्पीड है, आरपीएम की स्पीड आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू टाइम, कि कितनी देर के लिए आपको स्पिन करवाना है, ठीक है? देखो सही और गलत ऐसे तो अपन कैसे आइडिया लगा सकते हैं, है ना? अभी देखते हैं आगे, क्योंकि कट ऑफ जो है ना देखो, वो वैरी करती है आपकी, और बोर्ड कौन से क्वेश्चंस को सही मान रहा है उस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है? चलें? टाइम है ना देखो, 3000 के लिए अपन अपन लोग लेते हैं अराउंड 10 से 12 या 15 मिनट लेते हैं। रूटीन में जब भी हम काम में लेते हैं, जैसे यूरिन का सेडिमेंटेशन करना है, यूरिन की हमें स्लाइड बनानी है, तो 3000 आरपीएम पे आप 10 मिनट के लिए घुमा लोगे, ठीक है? आपका सेडिमेंट बन जाएगा बढ़िया सा, है ना? ठीक है? कर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ब्लड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? ये भी काफ़ी आसान, 0.98, 1.5050 से 1.060, 1.20 और 1.5, बता दीजिए। काफ़ी आसान है ये तो, है ना? तो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अपनी 1.050 से 1.060 तक, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होती है टू डिस्टिल वाटर, ठीक है? ये जो हल्का बहुत वेरिएशन आता है, ये आता है आपका सेल्स और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है यहाँ से? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ कैलिब्रेटर इज यूज्ड फॉर। कैलिब्रेटर को किस चीज के लिए काम में लेते हैं हम लोग? ऑप्शन है हमारे पास में, मेंटेनिंग क्यूसी रिकॉर्ड, क्यूसी रिकॉर्ड मेंटेन करने में काम में लेते हैं, एस्टैब्लिश एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट सिस्टम की एक्यूरेसी को एस्टैब्लिश करने में काम में लेते हैं, प्रिसीजन मॉनिटरिंग में लेते हैं, या टेम्परेचर वेरिफिकेशन में लेते हैं।
कैलिब्रेटर को किस काम में लेते हैं बता दो भाई? कैलिब्रेटर तो सभी जानते हैं मेरे हिसाब से। देखो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि अपने मैनेजमेंट में से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एम्स में भी आपको मिलेंगे। ठीक है? अभी जो अपना प्रीवियस एम्स हुआ था ना अभी रिसेंट वाला, उसमें भी लैबोरेटरी मेंटेनेंस से और आपके लैबोरेटरी मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है? ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टेब्लिश एक्यूरेसी टेस्ट सिस्टम। टेस्ट सिस्टम की एक्यूरेसी एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग कैलिब्रेटर का काम में लेते हैं। ठीक है? क्यूसी रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है हमारा, वो अलग फीचर है, वो क्यूसी में ही आता है, क्वालिटी कंट्रोल में ही। आपके एक और पॉइंट है, प्रिसिजन मॉनिटरिंग भी आपके क्यूसी का पार्ट है ना? टेम्परेचर वेरिफिकेशन के लिए हम लोग थर्मामीटर काम में लेते हैं। ठीक है? क्लियर है यहाँ से? हाँ, ठीक है दीक्षा जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम की बात कर रहे हैं भाई, देखो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट एंटीजन होते हैं, प्रोटीन एंटीजन होते हैं, आईजीई एंटीबॉडीज होती है या एचएलए मॉलिक्यूल्स होते हैं? बताइए। ठीक है, तो कुछ-कुछ अपना कन्फ्यूज़न चल रहा है ए और बी में। तो देखो, एबीओ सिस्टम के जो एंटीजन होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट एंटीजन होते हैं, ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं हम लोग प्रोटीन एंटीजन की, तो आरएच सिस्टम के जो हमारे एंटीजन होते हैं, वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है? हाँ, वेरी गुड शिवानी, ठीक है? और आईजीई एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हमारे जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है? एलर्जिक रिएक्शंस में आपकी इन्वॉल्व होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। एचएलए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके काम आते हैं जब हम लोग ट्रांसप्लांटेशन की जब भी हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे आपके एचएलए मॉलिक्यूल्स का ज़िक्र आता है, तो यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, ठीक है? देखो सीधा सिंपल सा ये पूछा गया है कि एबीओ सिस्टम, तो एबीओ सिस्टम में आपसे एंटीबॉडी का कॉन्टेक्ट पूछा गया था, ठीक है? ये एचएलए मॉलिक्यूल्स भी एक तरह से आपको एंटीजन या एंटीबॉडी बताया गया है कि कैसी टाइप की होती है नेचर में। तो एबीओ में जो हमारी ए बी जो हमारे एंटीजन्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होते हैं, ठीक है? प्रीकर्सर सब्सटेंस भी उनका हमारा शुगर होता है। ठीक है? प्रोटीन एंटीजन होते हैं हमारे आरएच सिस्टम में, आरएच में जो हमारा डी जो एंटीजन होता है वो प्रोटीन इन नेचर होता है, ठीक है? आईजीई एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एबी सिस्टम से इसका कोई कोरिलेशन नहीं, क्योंकि आईजीई एंटीबॉडी आपके एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व्ड होती है, क्लियर है ना? एचएलए मॉलिक्यूल्स की जब भी हम बात करते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन या ट्यूमर इम्यूनिटी की जब भी हम लोग बात करेंगे, है ना? वहाँ पे आपके एचएलए मॉलिक्यूल्स को हम लोग देखते हैं। एचएलए मॉलिक्यूल्स बेसिकली आपके ल्यूकोसाइट से आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका कोरिलेशन है यहाँ पे ल्यूकोसाइट से, है ना? ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन एचएलए की फुल फॉर्म भी यही होती है, तो एबीओ से इसका कोई कोरिलेशन नहीं है हमारा यहाँ पे, ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट एंटीजन्स। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है आईजीजी, आईजीएम मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको, इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, टी सेल का मीडिएशन देखने को मिलेगा या आईजीई का मीडिएशन देखने को मिलेगा। बता दीजिए भाई। काफ़ी आसान है ये, अगर हाइपर सेंसिटिविटी आपने पढ़ी है तो आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे, है ना? सीधा आंसर है, बिल्कुल सीधा आंसर है। टाइप सेकंड जब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात होती है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं? साइटोटॉक्सिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टाइप सेकंड में आईजीजी या आईजीएम मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन किस में होता है आपका? ये होता है मैडम टाइप थर्ड में। टाइप थर्ड में होता है। टी सेल होता है आपका टाइप फोर में, ठीक है? और आईजीई मीडिएटेड
अगर जिसमें साइटोटॉक्सिक है वो वाला करेक्ट है ना? हाँ, साइटोटॉक्सिक है और जी को ज़्यादा हम लोग प्रेफ़रेंस देंगे, ठीक है? आईजीई मीडिएटेड जो होता है ये हमारा टाइप फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है? देखो ऐसा है, मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं है ना? मैं नहीं दे पाई थी अब की बार पेपर, और पेपर मैंने जो हमारे पास आप लोगों ने भेजा है वही वाला है। तो ऑप्शंस माइट भी हो सकते हैं ऊपर-नीचे हो जाएँ, थोड़ा-सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? चले? चलिए, टाइप फर्स्ट होता है आईजीई मीडिएटेड, मतलब यहाँ पे आपका एलर्जिक रिएक्शन है तो एनाफाइलैक्सिस आएगा आपका, है ना? एनाफाइलैक्सिस वाला, ठीक है? क्लियर है? कोई बात नहीं सागर जी, करेक्ट जो क्वेश्चन सीक्वेंस है वो आप बता दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्लो साइटोमेट्री क्वाड्रेंट, फ्लो साइटोमेट्री का क्वाड्रेंट पूछा है आपसे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा समझा देंगे अपन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लेज़र वेवलेंथ, सेल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर डिफरेंसेस या फिर सेल मॉर्फोलॉजी ओनली। बेसिकली बात करते हैं फ्लो साइटोमेट्री क्वाड्रेंट, तो फ्लो साइटोमेट्री क्वाड्रेंट एक टाइप का मेजरिंग मेथड है। क्या है? मेजरिंग मेथड है, ठीक है? मेजरिंग मेथड बोल सकते हो आप इसको, या फिर क्या बोल सकते हो कि ये एक टाइप का हमारा स्टैंडर्ड एसओपी मेंटेनेंस का ऐसा मेजरिंग मेथड है जो पर्टिकुलर हमारे जो लिमिट होती है या मॉडिफिकेशन होती है उसको डिसाइड करने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो क्वाड्रेंट में बेसिकली आपका एक ग्राफ आता है ना? क्या आता है? एक ग्राफ आता है कुछ ऐसा, ठीक है? ये वाला ग्राफ सभी ने देखा है, ऐसे प्लस वाला जो अपना ग्राफ होता है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे 4 हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है? दोनों अलग-अलग होते हैं, और फिर क्या होता है कि इन चारों के हिसाब से क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो ये जो क्वाड्रेंट जो देखा जाता है वो सेल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखा जाता है, ठीक है? किसके लिए देखा जाता है? सेल पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए देखा जाता है, ना ही वो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए नहीं होता है, सेल की सिर्फ मॉर्फोलॉजी के लिए नहीं होता है, ना ही लेज़र वेवलेंथ के लिए होता है। समझने का सबसे आसान तरीका है, आरडीडब्ल्यू सभी ने पढ़ा है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ सभी ने पढ़ रखा है ना? तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ में क्या देखते हैं हम लोग कि रेड सेल कितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है, अलग-अलग मतलब उसमें कितने वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये हम लोग मेज़र करते हैं फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू, ठीक है? तो सिमिलर वो आरडीडब्ल्यू आपका कहाँ से आता है? क्वाड्रेंट से आता है, ठीक है? कि मशीन को कैसे पता चल रहा है कि हर रेड सेल की शेप और साइज़ अलग है, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है जिस पे वो काम कर रही है, और इस क्वाड्रेंट इस ग्राफ के थ्रू वो उसको मेज़र कर रही है। क्लियर है? ठीक है? देखो किरण ऐसा है कि मैं एक बार क्वेश्चन को देख लूँगी, और आईजीएम और आईजीजी में से अपन किसको प्रेफ़र करेंगे वो भी अपन नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो उसमें मैं क्लियर कर दूँगी, है ना? एक बार बुक में से देख के और अपन क्लियर कर देंगे, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि दोनों ऑप्शन अलग-अलग आए थे। अगर साथ में आए तो अपन दोनों को करेक्ट मानेंगे, ठीक है? अलग-अलग है तो प्रायोरिटी बेस पे अपन किसको करेक्ट करेंगे वो मैं एक बार आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है? चलें यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अपन मेज़र करते हैं क्वाड्रेंट के बेसिस पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एरर ड्यूरिंग एनालिसिस, एनालिसिस के दौरान अगर कोई एरर आपको देखने को मिलता है तो उसे क्या कौन सा एरर माना जाएगा? रॉन्ग सैंपल कलेक्शन माना जाएगा, रॉन्ग रिपोर्टिंग माना जाएगा, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन माना जाएगा, या फिर सैंपल मिसलेबलिंग माना जाएगा, ठीक है? ये भी काफ़ी आसान है मेरे हिसाब से, ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, अपन लोग कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन पहले भी, है ना? ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है ना, अपनी जो बुक है ना लैब टेक्नीशियन वाली, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें एरर ड्यूरिंग एनालिसिस होता है आपका इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, कि आपसे कैलिब्रेशन में गलती हुई है, क्योंकि रॉन्ग सैंपल कलेक्शन और रॉन्ग रिपोर्टिंग, ठीक है? तो रॉन्ग सैंपल कलेक्शन तो क्या है हमारा? रॉन्ग सैंपल कलेक्शन हमारा प्री एनालिटिकल एरर है। क्या है? प्री एनालिटिकल एरर है, ठीक है ना? रॉन्ग रिपोर्टिंग है, ये हमारा पोस्ट एनालिटिकल एरर है,
ठीक है। सैंपल मिसलेबलिंग भी आपका प्री एनालिटिकल लेबलिंग है कि जब हमारे पास सैंपल आया नहीं, ये उससे पहले के हैं, तो ये प्री वाले हैं। और रॉन्ग रिपोर्टिंग आपका पोस्ट है। तो इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन एनालिसिस हमारा एनालिटिकल एरर है। ठीक है, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन किस में आएगा हमारा? एनालिटिकल एरर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कलर ऑफ शुगर एस्टिमेशन ट्यूब। शुगर एस्टिमेशन ट्यूब का कलर कैसा होता है? ठीक है, काफी आसान ये भी, ग्रे, ब्लू, रेड या वाइट। बहुत इजी है, बहुत बार कर चुके हैं, है ना? ये क्वेश्चन भी अपनी बुक में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रे। ठीक है, ग्रे हमारी कौन सी होती है, क्या कंटेन करती है वो? शुगर इनिबिशन का काम करती है, सोडियम फ्लोराइड वाली जो हमारी ट्यूब होती है। कौन सी? सोडियम फ्लोराइड। क्लियर है? चले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, HbF हीमोग्लोबिन F सीन इन ऑल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है भाई कि हीमोग्लोबिन F आपको सभी में देखने को मिलता है, एक को छोड़ के। ठीक है, आंसर है, ऑप्शन है हमारे पास में, थैलेसीमिया, HPFH, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और न्यूबॉर्न्स। ये क्वेश्चन भी आपका किताब में है। हाँ, ऑप्शन अलग हो सकते हैं, पर बुक में है ये क्वेश्चन आपका। हम्म, ग्रे ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर क्या चूज करोगे? चलिए, ठीक है, थैलेसीमिया है, HPFH है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है और न्यूबॉर्न्स है। इसमें होगा हमारा HPF, सभी में होगा एक को छोड़ के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि थैलेसीमिया जो है ये भी आपके हीमोग्लोबिन डिफेक्ट वाला हमारा डिसऑर्डर है। HPFH होता है आपका हीमोग्लोबिन हीट हीमो हेरिडिटरी, एक सेकेंड, हेरिडिटरी परसिस्टेंट, हेरिडिटरी परसिस्टेंट फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये भी आपका हीमोग्लोबिन डिफेक्ट है ना? हेरिड और न्यूबॉर्न्स में तो हीमोग्लोबिन एफ होता ही है। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस आपका आरबीसी मेम्ब्रेन रिलेटेड है। ठीक है, आपकी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है ना, उससे रिलेटेड आपका डिसऑर्डर है, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है आपके हीमोग्लोबिन एफ से। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, टाइप ऑफ लेंस इन आईपीस। आईपीस में किस टाइप का लेंस आपको देखने को मिलता है? माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। ऑप्शन है प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बाइकॉनकेव या फिर सिलेंड्रिकल। हाँ, चलिए, टाइप ऑफ लेंस इन आईपीस, माइक्रोस्कोप की अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो, टाइप ऑफ लेंस इन आईपीस में तो सीधी सी बात है कि माइक्रोस्कोप में आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज चलते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, आपके एक्यूरेसी, विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं, इजीली डिफरेंशिएशन को बढ़ाते हैं। तो यूजुअली आईपीस में जो लेंसेज होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है आपके प्लेनो और कॉन्वेक्स लेंस का। इसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है आपके प्लेनो और कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन ओनली कॉनकेव नहीं होता है।
ठीक है? प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों का जो मिक्सचर होता है वो आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाता है और डिस्ट्रीब्यूशन की विड्थ को भी बढ़ाता है। ठीक है? मैग्नीफाई करने के साथ-साथ आपको डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है? कॉनकेव, बाइकॉनकेव या सिलिंड्रिकल लेंसेज़ जो हैं वो आपके फिक्स नंबर ऑफ लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर पाएँगे। तो हमें सारे इमेज जितना भी हमारा जो भी हम ऑब्जेक्टिव है उसके पूरे रिफ्लेक्शन को हमें देखना है ना, पूरे ऑब्जेक्ट को हमें क्लियरली देखना है। तो उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन लेंसेज यूज़ करते हैं। बाइकॉन्वेक्स लेते हैं कुछ जगह पे बट मोस्टली आप जहाँ पे भी देखोगे प्लेनो सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। इवन आपके जो रिफ्रैक्टरी हमारे जो होते हैं ना, जो आई टेस्टिंग के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, उनमें भी प्लेनो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है? और इसको देख लेंगे एक बार, बाकी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस प्लेनो कॉन्वेक्स सबसे बेस्ट चॉइस था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में एह्लर्स-डानलॉस सिंड्रोम डिफेक्ट। ठीक है? एह्लर्स-डानलॉस सिंड्रोम डिफेक्ट में आपको किसमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा? ऑप्शन है इलास्टिन, कोलेजन, केराटिन या ट्यूब्युलिन। चलिए, ये तो काफ़ी इज़िली आंसर कर दिया है आप सभी लोगों ने। लगता है थोड़े बहुत डिस्कशन देख लिए हैं या घर जाके थोड़ी बहुत किताबें भी देखी होंगी। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कोलेजन। एल्डोस-डानलोस जो है आपका, ये एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड सिंड्रोम है। ठीक है? जो बेसिकली इफ़ेक्ट करता है आपके कोलेजन को। कोलेजन में भी आपके उसके सिंथेसिस को डिफेक्ट करता है ये। कोलेजन का जो आपका सिंथेसिस होता है प्लस उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसको ये जाके टारगेट करता है और एब्नॉर्मल बनाता है। ठीक है, वेरी गुड, करने भी चाहिए देखो। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी कोलेजन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में लक्ज़ोल फास्ट ब्लू स्टेन। लक्ज़ोल फास्ट ब्लू स्टेन आप लोग किस में काम में लेते हो? ऑप्शंस है हमारे पास में माइलिन, कोलेजन, अमाइलॉइड या फिर इलास्टिक फाइबर्स। हुँ, ठीक है, मिक्स में आंसर आ रहे हैं देखो अपने पास में, है ना? एक पे रहना है अपने को, कोशिश ये करनी कि एक पे रहें। बढ़िया। तो थोड़ा-सा अभी भी कन्फ्यूज़न चल रहा है ना? मैं देख पा रही हूँ कमेंट्स में ये चीज़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ज़ोल फास्ट ब्लू अपन लेते हैं माइलिन के लिए। ठीक है? लक्ज़ोल फास्ट ब्लू हमारा एक बहुत ही कॉमन जो है स्टेन है, इसमें आपका हिस्टो के अंदर है, हिस्टोपैथ में, है ना? जो आपके किस में काम में लिया जाता है, ब्रेन जो आपके टिश्यू होते हैं, ब्रेन और आपकी बैकबोन जो होती है हमारी, है ना? बैकबोन के जो सैंपल्स होते हैं, माइलिन शीट जो होती है, माइलिन शीट हमारे एक्सॉन्स, उनको स्टेन करने में काम में आता है हमारा लक्ज़ोल फास्ट ब्लू स्टेन। क्लियर है? चलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अरे बहुत ही हलवा सवाल ये तो। जीवित जीवों की मूल इकाई क्या है? टिश्यू, ऑर्गन, सेल, ऑर्गन सिस्टम। काफ़ी आसान, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें तो ऐसे धड़ाधड़ आप लोगों को आंसर कर देना चाहिए क्वेश्चन देखते ही। ठीक है? बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब हम लोग साइंस पढ़ना चालू किए थे 6th, 7th, 8th क्लास में, जब भी पहली बार साइंस की किताब हमने पढ़ी थी, तो पहली लाइन यही थी
कि कोशिका एक जीवित व्यक्ति की मूल इकाई है, तो सेल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लाइन मुझे आज भी ऐसे कैसे याद है, ये बिल्कुल वैसी ही लाइन है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एमएचसी का क्लास सेकंड, एमएचसी क्लास सेकंड प्रेजेंट ऑन, एमएचसी क्लास सेकंड किस पे प्रेजेंट होती है? ऑप्शन है ऑल न्यूक्लिएटेड सेल पे, एपीसीज पे होती है, मैक्रोफेज डेंड्राइटिक बी सेल, या आरबीसी पे होती है, या आपकी नेचुरल किलर सेल्स पे होती है। बता। हम्म, चलिए करेक्ट आंसर की अपन लोग बात कर लेते हैं। एमएचसी की जो क्लास सेकंड है, बफर कर रही है। एपीसीज जो होती है हमारी, है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स होती हैं, क्या करना है, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं हमारी, जिसमें आपकी मैक्रोफेजेस भी आती हैं, डेंड्राइटिक सेल भी आती है और बी सेल भी आती है, उन सभी पे आपकी एमएचसी क्लास सेकंड है ना, वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑल न्यूक्लिएटेड, जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो होती हैं, उन पे एमएचसी की फर्स्ट क्लास प्रेजेंट होती है। जितनी भी आपकी न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं, उन पे एमएचसी की फर्स्ट क्लास प्रेजेंट होती है, ठीक है। आरबीसीज आपकी क्योंकि ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं या नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, तो उन पे एमएचसी की क्लास प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। ना ही नेचुरल किलर सेल्स पे होगी। क्लियर है यहाँ से आंसर अपना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, बेसल लैमिना प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, बेसल लैमिना सभी पे प्रेजेंट होता है, किसको छोड़ के? लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन, सिनुसॉइड्स, ठीक है, एपिथेलियम, मसल फाइबर्स, या फिर श्वान सेल्स, ठीक है। तो बेसल लैमिना बेसिकली क्या होती है हमारी? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ना टिश्यू की, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ टिश्यू। तो आपको ये बताना है, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो हमें बताना ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है टिश्यू की, वो इनमें से कौन से ऑर्गन में एब्सेंट होती है, ठीक है, कौन से ऑर्गन में आपकी एब्सेंट होती है। बताइए, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास में लिम्फोइड ऑर्गन्स भी हैं, एपिथेलियम भी है, मसल फाइबर भी है, और आपकी श्वान सेल्स भी है, ठीक है। तो देखो, बेसल लैमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है टिश्यू की, है ना, एपिथेलियम टिश्यू की आपकी, या टिश्यू की, है ना, वो एब्सेंट होती है आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स में। स्प्लीन, सिनुसॉइड जो होते हैं उसके अंदर आपकी बेसल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, एपिथेलियम में भी प्रेजेंट होती है, मसल फाइबर में भी होती है, और श्वान सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। लिम्फोइड ऑर्गन या स्प्लीन, सिनुसॉइड्स के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, और वहाँ पे क्या होता है, आपके सेल का जो ट्रांसपोर्टेशन है, सेल ट्रांसपोर्टेशन, है ना, उनका मैच्योरेशन वगैरह जो भी हमारा स्प्लीन सिनुसॉइड्स के अंदर होता है, वो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो एब्सेंट होती है वहीं पे होता है, ठीक है। जो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी जहाँ प्रेजेंट होती है स्प्लीन सिनुसॉइड में, तो उस जगह पे आपको सेल ट्रांसपोर्टेशन, मैच्योरेशन ये देखने को मिलता है। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, मोर अगारोस जेल इन रिजल्ट्स इन, अगारोस जेल अपन किस में काम में लेते हैं? अगारोस हम लेते हैं हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर काम में लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग अगारोस जेल काम में लेते हैं। तो अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में अगारोस जेल काम में लेंगे, तो क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा? लार्जर पोर्स देखने को मिलेंगे, स्मॉलर पोर्स देखने को मिलेंगे, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, या फास्टर मूवमेंट ऑफ लार्ज डीएनए, जो बड़े साइज का डीएनए है उसकी लार्जर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग करते हैं, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंटेशन सेपरेशन के लिए करते हैं,
ठीक है? बताइए। अगर अगारोस जो जेल है, हम लोग अगर वो ज़्यादा डाल देंगे, है ना? या उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो देखो भाई, अगर आप अगारोस जेल का कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो आपको स्मॉलर पोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? क्या देखने को मिलेंगे? स्मॉलर पोर्स देखने को मिलेंगे, है ना? स्मॉलर जो पोर्स है वो हमें देखने को मिलेंगे। अब बेसिकली ये हम लोग करते कब हैं? जब हमें डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ना, स्मॉल फ्रेगमेंट जो होते हैं या स्मॉलर जो हमारा डीएनए होता है उससे अगर हमें सेपरेट करना होता है ना? तब हम लोग क्या कर देते हैं, अगारोस जेल का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही उस जेल मैट्रिक्स के अंदर, मान लो ये आपकी जेल मैट्रिक्स है, क्या है ये हमारी जेल मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर जैसे ही जेल का आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो पोर साइज आपके छोटा छोटा हो जाता है, ठीक है? अब छोटे छोटे पोर क्या करते हैं, ये इतने छोटे हो जाते हैं कि इसमें से पास करना मुश्किल हो जाता है डीएनए के लिए। कौन से वाले डीएनए के लिए? लार्जर वाला जो आपका डीएनए होता है, इसका पास करना मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक जगह पे जाके स्टक हो जाएगा। लेकिन स्मॉलर वाले क्या कर सकते हैं, अपने इजीली पास हो सकते हैं। तो जब भी हमको स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को या स्मॉलर डीएनए को हमें कभी भी डिटेक्ट करना होता है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि हम क्या कर देते हैं, अगारो जेल का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जिससे जेल मैट्रिक्स के पोर छोटे हो जाते हैं और सिर्फ स्मॉलर वाला पास होके आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है? कंबाइंड हो जाएगा आके, तो आपको डिटेक्ट करना ईजी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी, स्मॉलर पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ब्लड सिरिंजेस डिस्कार्डेड इन, ब्लड की जो सिरिंजेस होती हैं उसको हम किस में डिस्कार्ड करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास में, येलो बैग में करेंगे, रेड बैग में करेंगे, ब्लू बैग में करेंगे या वाइट बैग में करेंगे, ठीक है? सिर्फ सिरिंज की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, बीएमडब्ल्यू के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको देखने को कि जिसमें हर बार हर जगह कुछ अलग-अलग बता दिया जाएगा, है ना? तो थोड़ा-सा आपको क्या करना है, जो अपने डब्ल्यूएचओ के जो चलते हैं मॉड्यूलेशन, आप उनको थोड़ा-सा पढ़ते रहें टाइमली, क्योंकि वो अपडेट करते रहते हैं, तो आप भी, क्योंकि बीएमडब्ल्यू से आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसमें भी गलती नहीं करनी है। ये ब्राउनी पॉइंट्स की तरह हैं अपने, है ना? तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। सिरिंजेस की जब भी हम लोग बात करेंगे तो सिरिंजेस को हम लोग रेड बैग में डिस्कार्ड करते हैं, येलो में नहीं करते हैं, रेड में डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है? ब्लू में हम लोग शार्प्स को डिस्कार्ड करते हैं, हमारे जो कांच के टुकड़े वगैरह होते हैं उनको डिस्कार्ड करते हैं, व्हाइट में हम लोग नीडल डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है? और येलो में हम लोग हमारा जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट होता है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट हम लोग येलो में डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है? सिरिंजेस वगैरह आपकी इसमें डिस्कार्ड करेंगे, हम लोग रेड बैग में डिस्कार्ड करेंगे। सिरिंजेस हो गई आपके, ये आईवी सेट्स की जो फ्लूइड्स की जो बॉटल्स होती हैं खाली, वो सब हम लोग किसमें डिस्कार्ड करते हैं, रेड बैग में डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज पूछी है हमसे। ऑप्शन है मैरफैन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया मेजर और G6PD डेफिशिएंसी। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन सा होता है इन चारों में से? ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, ये बता दो मेरे को एक बार। देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर, जैसे जो आपके पेरेंट्स से आप में जो जीन इनहेरिटेड होते हैं, तो जीन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो डोमिनेंट जीन होते हैं और एक रिसेसिव जीन होते हैं, ठीक है? तो डोमिनेंट जीन वो जीन होते हैं कि अगर वो सिंगल हैंडेडली भी अगर वो पास आउट हो रहे हैं, तो भी वो अपना इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखाते हैं। जैसे कि एबीओ सिस्टम के अंदर हमारे जो जीन होते हैं, ए और बी, वो क्या कैसे होते हैं, डोमिनेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है? ठीक है? हमसे पूछा ये गया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स से वो आप में डोमिनेंसी के थ्रू पास आउट हो रहे हैं, है ना?
डोमिनेंट का मतलब ये है कि दो ज़रूरी नहीं है कि दोनों पेरेंट्स में सेम जीन इनहेरिटेड करे बीमारी वाला। अगर एक पेरेंट में भी है तो भी आपके अंदर आएगा, ठीक है? म्यूटेशन आ जाएगा। रिसेसिव कौन-सा जीन होगा कि रिसेसिव के लिए आपको दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। यानी दोनों पेरेंट्स में बोथ मदर एंड फादर के जीन अगर आपके आएँगे तब वो रिसेसिव जीन एक साथ वर्क करता है। ठीक है? देखो भाई, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन होता है हमारा मारफैन सिंड्रोम। मारफन सिंड्रोम जो है वो आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया मेजर ये हैं, ये आपके ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। ठीक है? और G6PD डेफिशिएंसी आपके एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। क्लियर? तो देखो, अब मैं बात बताती हूँ, जैसे जिनको भी थैलेसीमिया मेजर लग रहा था, तो एक चीज़ चलती है हमारे रिसेसिव के अंदर कि अगर होमो भाई ऑटोसोमल रिसेसिव जो रिसेसिवमेंट है ना? या जीन का जो पासिंग है पेरेंट्स से, अगर वो आपका कैसा आ रहा है, ठीक है? बहुत होमोज़ाइगस आ रहा है ना? कैसा आ रहा है? होमोज़ाइगस आ रहा है। तब तो आप में क्या होगा, पूरे-पूरे डिज़ीज़ आ जाएगी आपकी, ठीक है? डिज़ीज़ भाई थैलेसीमिया के 2 टाइप पढ़ते हैं ना हम लोग, एक तो ट्रेट होता है और एक आपकी थैलेसीमिया डिसऑर्डर होता है, ठीक है? तो ट्रेट में आपने देखा होगा कि ट्रेट आपका इनसिग्निफिकेंट होता है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता है, ठीक है? ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक होता है ट्रेट हमारा। तो ट्रेट कब होता है, जब आपके पास में क्या हो, हेटेरोज़ाइगस आए। क्या आ जाए? हेटेरोज़ाइगस जब चीज़ आती है आपके पास में कि एक पैरेंट में से जीन आया, दूसरे पैरेंट में से नहीं आया। तो रिसेसिव जीन में क्योंकि पावर कम होती है, तो अगर 2 रिसेसिव जीन मिलके काम करेंगे तो वो डिज़ीज़ को आगे तक बढ़ा पाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ़ एक ही जीन आ रहा है, तो दूसरा वाला नहीं आ रहा, तो वो सप्रेस हो जाते हैं, आपका रिसेसिव जीन सप्रेस हो जाता है और वो कंडीशन सिर्फ़ ट्रेट तक रह जाती है। ठीक है? एक ट्रेट तक रह जाती है कि आगे वो ट्रांसमिट तो होगी, है ना? लेकिन उसके इतने ज़्यादा सिम्पटम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो मारफन सिंड्रोम ये है, ये हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम होता है। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया मेजर आपके रिसेसिव होते हैं, G6PD आपके एक्स लिंक्ड होती है। क्लियर है? चलें आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, डी जॉर्ज सिंड्रोम। डी जॉर्ज सिंड्रोम कौन-सा डेलीगेशन आपको देखने को मिलेगा? 22q11, 7q21, 13q14 और 5q डेलीटेशन। देखो भाई, जेनेटिक्स में से बहुत सारे सवाल आए हैं, थोड़ा-सा जेनेटिक्स को पढ़ लो जाके, ठीक है? थोड़ा-सा पढ़ें देन, क्योंकि जेनेटिक्स में से अपने काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और आपके डीएनए फ्रेगमेंटेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा-सा अगर आप इन टॉपिक्स को नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो थोड़ा-सा इन पे ध्यान दे लीजिए, ठीक है? देखो, जब भी डी जॉर्ज सिंड्रोम की बात हम लोग करेंगे, तो आपको 11 की टेबल याद रखनी है कि 11 2 ज़ा 22 ऐसे याद रखना है। तो डी जॉर्ज सिंड्रोम में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22q11, जो डेलीटेशन है आपको देखने को मिलता है। डेलीटेशन का बेसिकली मतलब होता है कि डेलीटेशन जो एक टर्म है, इसमें आपका मतलब होता है हाफ म्यूटेशन। प्रॉपर हाफ म्यूटेशन नहीं, तो इसको थोड़ा और अच्छे से मैं समझा देती हूँ। डेलीटेशन का बेसिकली मतलब यहाँ पे होता है आपका कि जो कोई भी हिस्सा है आपका, है ना, पर्टिकुलर कोई हिस्सा है, बॉडी का कोई हिस्सा है, उसको आपने आधे पार्ट में बाँट दिया या वो आधा टूट गया, ठीक है? हाफ ब्रेकडाउन हो गया उसका, कहीं से भी, किसी भी जगह से उसका ब्रेकडाउन हो गया और वहाँ से उसमें म्यूटेशन हो गई, ठीक है? तो डेलीटेशन में बेसिकली क्या होता है, कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ब्रेकडाउन होता है, एनी पार्ट ब्रेकडाउन होता है पहले तो आपका, देन वो जो ब्रेकडाउन हुआ हुआ पार्ट है, उसमें आपको म्यूटेशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? म्यूटेशन। तो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 22 होता है, क्रोमोसोम नंबर 22 होता है, इसके अंदर आपको डेलीटेशन देखने को मिलती है। बेसिकली क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 22 है, मान लो ये आपका क्रोमोसोम है ना, ये आपका क्रोमोसोम है,
ठीक है? तो ये वाला हिस्सा हमारा टूट गया यहाँ से, ठीक है? ये वाला हिस्सा हमारा टूट गया, इतना ही रह गया, ठीक है? अब क्या होगा, ये हिस्सा यहीं से टूट के और यहीं से इसमें म्यूटेशन होना चालू कर जाती है आगे। अलग म्यूटेंट ये बन जाएगा आपका, है ना? ऐसा नहीं है कि उसको और कुछ चाहिए होगा, नहीं, वो वहीं पूरा जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, टूट के वहीं से उसका इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हो जाता है और वो म्यूटेशन बनाना चालू कर देता है। तो 22q आपका डेलीरेशन देखने को मिलता है आपको डी जॉर्ज सिंड्रोम में। ये क्वेश्चन भी आपका हमारी जो किताब है एलटी अपनी लैब टेक्नीशियन वाली, उसमें है ये क्वेश्चन, ठीक है? हुँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट जो है उसके बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के कंपोज़िशन क्या-क्या होते हैं भाई? बेनेडिक्ट रिएजेंट किसके लिए होता है हमारा, बता दो भाई? बेनेडिक्ट्स रिएजेंट से क्या टेस्टिंग करते हैं हम लोग? बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए करते हैं? ग्लूकोज़ एस्टिमेशन के लिए करते हैं, ठीक है? ग्लूकोज एस्टिमेशन करते हैं हम लोग बेनेडिक्ट्स टेस्ट से। तो उसका रिएजेंट कंपोजिशन क्या-क्या होता है हमारे पास में? रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए करते हैं, ठीक है? ग्लूकोज एस्टिमेशन और रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए। तो ऑप्शन है हमारे पास में आयोडीन एंड केएल, सल्फ्यूरिक एसिड, CuSO4, है ना? CuSO4, सोडियम सिट्रेट एंड Na2CO3 एंड फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। बताइए, फेलिंग ए, फेलिंग बी। पेरेंटिक्स रिएजेंट बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम अपन इस पे वेस्ट करेंगे नहीं, फटाफट से आंसर कर दो, टिक लगा के आगे चलेंगे, ठीक है? कंपोज़िशन याद रखा करो, कभी-कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कंपोज़िशंस के ऊपर। देखो रिड्यूसिंग शुगर क्या करती है, आपको याद कैसे रखना है कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन करती है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है? तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन एंड देन फिर आप उसको किससे डिटेक्ट करते हो? कलर से। वो प्रेसिपिटेट क्या करते हैं? घुल के दूसरे कंपाउंड में कलर देते हैं, ठीक है? तो जब भी हम लोग बेनेडिक्ट्स रिएजेंट की बात करते हैं, तो बेनेडिक्ट्स रिएजेंट में आपको कंपोजिशन देखने को मिलता है हमारा CuSO4, सोडियम सिट्रेट और Na2CO3, ठीक है? बेसिकली क्या होता है कि ये कंपोजिशन मिलके रिड्यूसिंग शुगर्स को प्रेसिपिटेट में चेंज करता है एंड देन कलर प्रोवाइडेशन कराता है, ठीक है? कलर प्रोवाइडेशन हमारी 4 ग्रेड तक चलती है, जिसमें ब्रिक रेड हमारी +4 ग्रेडिंग होती है, ठीक है? ब्रिक रेड जो कलर होता है वो हमारी +4 ग्रेडिंग होती है। क्लियर है? चलें आगे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हीम सिंथेसिस। कल की ही क्लास में क्वेश्चन किया था अपन ने शायद, कल या परसों की क्लास में। हीम सिंथेसिस के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या-क्या आएगा? ग्लाइसिन और सक्सेनल कोएंजाइम, एसाइटिल कोएंजाइम, थायरोसिन या फिर आपका सेरीन? बताइए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हीम सिंथेसिस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? बहुत ही आसान। कल परसों की क्लास में अपन ने ये किया था कि जिसमें हीम सिंथेसिस में कौन-सा आपका जो है पार्ट लेती है, कौन से टाइप का शुगर या फिर, ठीक है? तो ग्लाइसिन प्लस सक्सेनल कोएंजाइम हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है। क्या होता है हमारा? फर्स्ट रिएक्शन होता है ये हमारा, ठीक है? जो कि किसका फॉर्मेशन करता है? आपके ALA का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? पहला रिएक्शन होता है जहाँ से आपका हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना चालू होता है। क्लियर है? चलें आगे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नॉट ए होमोपॉलीसैकेराइड। इनमें से कौन-सा एक होमोपॉलीसैकेराइड नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास स्टार्च, सेल्युलोज, हाइल्यूरोनिक एसिड और ग्लाइकोजन। बताइए। देखो थोड़ा-सा होमोपॉलीसैकेराइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो होमोपॉलीसैकेराइड का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसा पॉलीसैकेराइड जो सिंगल मतलब एक मोनोसैकेराइड के ही फाइबर से बना हुआ हो। होमोपॉलीसैकेराइड बेसिकली क्या होते हैं? होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं मेड अप ऑफ ए सिंगल, या तो ये सिंगल से याद रख सकते हो या फिर मोनोपॉलीसैकेराइड फाइबर। मोनो से है ना, मतलब सिंगल या मोनो जो आपका फाइबर होता है पॉलीसैकेराइड का,
उसी से बने हुए हों कि मतलब उसमें बहुत सारे पॉलीसैकेराइड बहुत सारे सैकेराइड जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सब कहाँ से आ रहे हैं आपके एक सिंगल एक मोनो फाइबर जो है आपका, है ना? एक मोनोसैकेराइड जो है उसी सेम सारे सेम फाइबर से मिलके बने हुए हों, उसे हम बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है? कि उसमें जितने भी पॉलीसैकेराइड जो जुड़े हुए हैं, उनका इनिशियल जो पॉलीसैकेराइड है, वो सबका सिमिलर फाइबर है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका हाइलुरोनिक एसिड। क्योंकि स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये तीनों होमोपॉलीसैकेराइड हैं। हाइलुरोनिक एसिड में जो आपका जुड़ा हुआ होता है, वो आपके हेटेरो होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरो पॉलीसैकेराइड आपके होते हैं। क्लियर है यहाँ से? हाँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास में शुगर, बेस, फॉस्फेट ग्रुप या आपका पेप्टाइड बॉन्ड। शुगर, बेस, फॉस्फेट ग्रुप और आपका पेप्टाइड बॉन्ड। डिफरेंस आपसे पूछा है न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में। हम्म देखो, न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस होता है आपके एक फॉस्फेट ग्रुप का, ठीक है? अगर आपका एक फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाएगा तो वो टाइड से साइड में आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना? बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आयोडीन नंबर यूज टू चेक। आयोडीन नंबर हम लोग क्या चेक करने के लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन है हमारे पास में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन कंटेंट या आपका विटामिन कंटेंट। अनसैचुरेटेड फैट की डिग्री को चेक करने के लिए आप लोग काम में लोगे, कोलेस्ट्रॉल को चेक करने के लिए काम में लोगे, प्रोटीन कंटेंट को या फिर आपके विटामिन कंटेंट को। बताइए, ये हमसे पूछ रहा है आयोडीन नंबर, ठीक है? आयोडीन नंबर हम लोग अगर दे रहे हैं तो क्या चेक करने के लिए काम में लेते हैं? हाँ। बताइए। आयोडीन नंबर जो है हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड फैट को चेक करने के लिए काम में लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए, प्रोटीन कंटेंट के लिए और विटामिन कंटेंट के लिए हम डिफरेंट मेथड्स काम में लेते हैं, ठीक है? अब ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये हमारे मैनेजमेंट में यूजुअली हम लोग बायो केमिस्ट्री वगैरह और हमारे है ना लैब के अंदर जो हमारे ऑटोमेटिक एनालाइजर्स जो होते हैं, वो सब एक बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग क्या लगाते हैं, उनमें कैसेट्स लगाते हैं हार्मोन टेस्टिंग के लिए, है ना? अलग-अलग टाइप के टेस्ट में हम लोग कैसेट्स लगाते हैं, हार्मोन्स लगाते हैं। वो सब एक बेसिक थ्योरेटिकल प्रिंसिपल पे काम लोग करते हैं। वो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल जो हम लोग मैनुअली काम में लेते हैं। तो मैनुअली आयोडीन नंबर यूज़ किया जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स को डिटेक्ट करने में, ठीक है? तो सिमिलरली जब हम लोग बड़ी मशीन में ये चीज़ चेक करते हैं, तो उसमें भी जब आप अनसैचुरेटेड फैट को डिटेक्ट करोगे तो ये आयोडीन नंबर के फॉर्मेशन पे ही वो वर्क करता है, ठीक है? उसी पे ये वर्क करता है। तो जितने भी हमने अभी तक चीज़ें जो देखी हैं, है ना? उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि अलग-अलग टाइप के, जैसे हम मानते हैं कि वो एक साथ बहुत सारे टेस्ट लगाता होगा, लेकिन वो सब एक बेसिक फॉर्मूलेशन पे, एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है? वो सारे प्रिंसिपल जो हम लोग मैनुअली काम में लेते हैं, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ से? चलिए। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है? जितने भी बच्चे, देखो बुक के बारे में अपन लोग बात कर चुके हैं, आपका कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। कोर्स में भी आपकी काफ़ी सारी ऐसे जो मॉक टेस्ट्स थे, उनमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है? तो जो भी बच्चे अभी पीजीआई का एग्ज़ाम दे चुके हैं या एम्स सीआरई का देने के लिए, या आप पहली बार एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं अगर, है ना? और आपको चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए सॉल्यूशन, तो आप जो हमारा फुल कोर्स है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला,
उसको ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है? इसमें आपको क्या मिलेगी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की क्लासेस हैं आपकी, ठीक है? जो कि टाइमली अपडेट होती रहती हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि भाई हम पुराना कंटेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कंटेंट आपको बिल्कुल अपडेटेड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है लेटेस्ट एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, है ना? और डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइमर हो और ब्रीफ में पढ़ना चाहते हो, तो कोर्स आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि शुरुआत में हमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो सकती हैं, ठीक है? और जो भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस वगैरह रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्कुल करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में।